नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ क्षेत्रीय आकांक्षाएं। यह आज हमारा अंतिम वीडियो है क्षेत्रीय आकांक्षाओं का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। विद्यार्थियों, इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्षेत्रीयता का अर्थ बताया और क्षेत्रीय अर्थ का अर्थ बताते हुए मैंने आपको यह भी बताया कि किन किन आकांक्षाओं के आधार पर, किन किन मांगों के आधार पर क्षेत्रीयता से संबंधित आंदोलन भी चले और विभिन्न राज्यों की मांग की गई, स्वायत्तता की मांग की गई, अलग देश बनाने की मांग की गई, नदी जल बंटवारा हुआ, उसमें विशेष अनुदान, विशेष अधिकार, भाषाई विवाद, ऐसे बहुत सारे विवादों को लेकर के लोकतंत्र में इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं का भी काफी सम्मान भी हुआ। लेकिन इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के माध्यम से राजकाज में के कार्यों में बाधा भी पहुंचती है, अड़चनें भी आती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास निरंतर रहा। क्षेत्रीयता का अर्थ इस बात से लगाया गया कि देश में किसी क्षेत्र विशेष या राज्य, जाति आदि लोगों द्वारा किसी भी प्रकार से किसी भी मुद्दे को लेकर मांग करना क्षेत्रीय आकांक्षा कहलाती है। तो विद्यार्थियों, हमने इसमें जम्मू कश्मीर, असम, पंजाब, इन सभी के विवादों को हमने पढ़ा और जाना, समझा। इसके साथ ही विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे समाहार और राष्ट्रीय अखंडता। इस मामले से हमें पता चलता है विद्यार्थियों की आजादी के 6 दशक यानी 60 साल बाद भी राष्ट्रीय अखंडता के कुछ मामलों का समाधान पूरी तरह से नहीं हो पाया था। हमने देखा क्षेत्रीय आकांक्षा लगातार एक ने एक रूप से उभरती ही जा रही थी। आप ये देख सकते हैं विद्यार्थियों, असम समझौता, इसके अंतर्गत असम समझौता बताया गया है। इसके बाद कभी कहीं से अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही थी, तो कहीं आर्थिक विकास का मामला उठ रहा था, तो कहीं से अलगाववाद के सुर उभर रहे थे। 1980 के बाद के दौर में भारत की राजनीति इन तनावों के घेरे में रही और समाज के विभिन्न तबकों की मांगों में पटरी बैठा पाने के लोकतांत्रिक राजनीति की क्षमता की परीक्षा हुई। हम इन उदाहरणों से क्या सबक सीख सकते हैं? पहला और बुनियादी सबक तो यही है विद्यार्थियों की क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग है और क्षेत्रीय मुद्दे को की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के व्याकरण से बाहर की घटना बिल्कुल भी नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन जैसे छोटे देश में भी स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड में क्षेत्रीय आकांक्षाएं उभरी। स्पेन में बास्क लोगों और श्रीलंका में तमिलों ने अलगाववादी मांग की। भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ विभिन्नताएं भी बड़े पैमाने पर हैं और यहाँ भारत को क्षेत्रीय आकांक्षाओं से निपटने की तैयारी लगातार रखनी होती है। दूसरा सबक हमने सीखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को दबाने की जगह उनके साथ लोकतांत्रिक बातचीत का तरीका अपनाना चाहिए, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। और जरा हम 80 के दशक की तरफ नजर दौड़ाएं तो पंजाब में उग्रवाद का जोर था, पूर्वोत्तर से समस्याएं बनी हुई थी, असम के छात्र आंदोलन कर रहे थे, कश्मीर घाटी में माहौल अशांत था। इन मसलों को सरकार ने कानून व्यवस्था की गड़बड़ी का साधारण मामला मानकर पूरी गंभीरता दिखाई। बातचीत के जरिए सरकार ने क्षेत्रीय आंदोलनों के साथ समझौता किया, इससे सौहार्द का माहौल बना और कई क्षेत्रों में तनाव भी कम हुआ। मिजोरम के उदाहरण से पता चलता है कि राजनीतिक सुलह के लिए अलगाववाद की समस्या से बड़े कारगर तरीके से निपटा जा सकता है। तीसरा सबक है सत्ता की साझेदारी के महत्व को समझना। सिर्फ लोकतांत्रिक ढांचा खड़ा कर लेना ही काफी नहीं होता विद्यार्थियों, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के दलों और समूहों को केंद्रीय राज्य व्यवस्था में हिस्सेदारी बनाना भी आवश्यक होता है। ठीक इसी तरह विद्यार्थियों, यह कहना भी नाकाफी है कि किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र को उसके मामलों में स्वायत्तता दी गई है। क्षेत्रों को मिलाकर ही पूरा देश बनता है। इसी कारण देश की नियति के निर्धारण में क्षेत्रों की बातों का वजन दिया जाना चाहिए। यदि राष्ट्रीय स्तर के निर्णयों में क्षेत्रों को वजन नहीं दिया गया तो उनमें अन्याय और अलगाव का बोध पनपेगा। चौथा सबक यह है कि विद्यार्थियों, आर्थिक विकास के एतबार से विभिन्न इलाकों के बीच असमानता हुई तो पिछड़े क्षेत्रों को लगेगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास की प्रक्रिया का एक तथ्य क्षेत्रीय असंतुलन भी है और ऐसे में स्वाभाविक है कि पिछड़े प्रदेशों और कुछ प्रदेशों के पिछड़े इलाकों को लगे कि उनके पिछड़ेपन को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाना चाहिए। वे ये भी कह सकते हैं कि भारत ने जो नीतियां अपनाई हैं उसी के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ है। अगर कुछ राज्य गरीब रहे और बाकी तेजी से प्रगति करें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा। विद्यार्थियों,
अंतर प्रांतीय अथवा अंतर क्षेत्रीय आप्रवास में भी बढ़ोतरी होगी। सबसे आखिरी बात यह है कि इन मामलों में हमें अपने संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि पर का पता चलता है। वे विभिन्नताओं को लेकर अत्यंत ही सजग थे। विद्यार्थियों, हमारे संविधान के प्रावधान इस बात के साक्ष्य हैं कि भारत ने जो संघीय प्रणाली अपनाई है वह बहुत ही लचीली है। अगर अधिकतर राज्यों के अधिकार समान हैं, तो जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची में विभिन्न जनजातियों को अपने आचार व्यवहार और पारंपरिक नियमों को संरक्षित रखने की पूर्ण स्वायत्ता भी दी गई है। पूर्वोत्तर की कुछ जटिल राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में ये प्रावधान बड़े निर्णायक भी साबित हुए हैं। विद्यार्थियों, भारत का संवैधानिक ढांचा ज्यादा लचीला और सर्व समावेशी है। जिस तरह की चुनौतियां भारत के में पेश आई, वैसे ही कुछ दूसरे देशों में भी आई, लेकिन भारत का संवैधानिक ढांचा अन्य देशों के मुकाबले भारत को विशिष्ट बनाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को यहाँ अलगाववाद की राह पर जाने का मौका नहीं मिला। भारत की राजनीति ने यह स्वीकार किया कि क्षेत्रीयता लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग बन चुका है। यहाँ देखें विद्यार्थियों, हम राजीव गांधी 1944 से 1991 इनका जीवन काल रहा। 1984 से 1989 के बीच भारत के प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी के पुत्र 1980 के बाद राजनीति में सक्रिय। पंजाब के आतंकवादियों, मिजो विद्रोहियों, असम में छात्र संघ में समझौता, खुली अर्थव्यवस्था एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के हिमायती। सिंहली तमिल समस्या को सुलझाने के लिए भारतीय शांति सेना को श्रीलंका की सरकार के अनुरोध पर श्रीलंका भेजा और संदिग्ध LTTE आत्मघाती द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। तो विद्यार्थियों, इससे पहले हम ये जानेंगे कांजी लंदुप दोरोजी खांगसरपा 1904 सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता, सिक्किम प्रजामंडल एवं सिक्किम राज्य कांग्रेस के संस्थापक। 1962 में सिक्किम नेशनल कांग्रेस की स्थापना। चुनाव में विजय के उपरांत सिक्किम के भारत में विलय के समर्थक। एकीकरण के बाद सिक्किम कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय। सिक्किम के विलय की बात करें विद्यार्थियों, तो हम आजादी के समय सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, और इसका मतलब यह है कि सिक्किम भारत का अंग तो नहीं था, लेकिन वह पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र भी नहीं था। सिक्किम की रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, और जबकि सिक्किम के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चौग्याल के हाथों में थी। यह व्यवस्था विद्यार्थियों कारगर साबित नहीं हो पाई, क्योंकि सिक्किम के राजा स्थानीय जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को संभाल नहीं सके, और सिक्किम की आबादी में एक बड़ा हिस्सा नेपालियों का था। नेपाली मूल की जनता के मन में यह भाव घर कर गया कि चौग्याल अल्पसंख्यक लेप्चा भूटिया के एक छोटे से अभिजन तबके का शासन उन पर लाद रहा है। चौग्याल विरोधी दोनों समुदाय के नेताओं ने भारत सरकार से मदद मांगी और भारत सरकार का समर्थन हासिल किया। सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ, और इसमें सिक्किम कांग्रेस को भारी विजय मिली। यह पार्टी सिक्किम को भारत के साथ जोड़ने के पक्ष में थी, और सिक्किम विधानसभा ने पहले भारत के सह प्रांत बनने की कोशिश की। और इसके बाद 1975 के अप्रैल में एक प्रस्ताव पास किया गया, और इस प्रस्ताव में भारत के साथ सिक्किम का पूर्ण विलय की बात की गई विद्यार्थियों। और इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया, और जनमत संग्रह में जनता ने विधानसभा के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। भारत सरकार ने सिक्किम विधानसभा के अनुरोध को तत्काल मान लिया, और विद्यार्थियों सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन चुका था। चौग्याल ने इस फैसले को नहीं माना, और उसके समर्थकों ने भारत सरकार पर साजिश रचने तथा बल प्रयोग करने का आरोप लगाया, और बहरहाल भारत संघ में सिक्किम के विलय को स्थानीय जनता का समर्थन हासिल था। इस कारण यह मामला सिक्किम की राजनीति में कोई विभेदकारी मुद्दा नहीं बन सका। तो इस प्रकार से सिक्किम हमारा भारत का 22वां राज्य स्थापित हो चुका था। इसके बाद हम बात करें गोवा की मुक्ति की, तो गोवा की मुक्ति विद्यार्थियों, हालांकि 1946 में भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का खात्मा हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से इनकार कर दिया था। यह क्षेत्र 16वीं सदी से ही औपनिवेशिक शासन में था, और अपने लंबे शासनकाल में पुर्तगाल ने गोवा की जनता का दमन किया था, और उसने यहाँ के लोगों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखा और बलात् धर्म परिवर्तन कराया। और आजादी के बाद भारत सरकार ने बड़े धैर्य पूर्वक पुर्तगाल को गोवा से अपना शासन हटाने का रजामंद करने की कोशिश की। गोवा में आजादी के लिए एक मजबूत जन आंदोलन चला, और इस आंदोलन को महाराष्ट्र के समाजवादी सत्याग्रहियों ने बल प्रदान किया। विद्यार्थियों, आखिरकार हुआ क्या कि दिसंबर 1961 में भारत सरकार ने गोवा में अपनी सेना भेज दी।
2 दिन की कार्यवाही में भारतीय सेना ने गोवा को मुक्त कर लिया। गोवा, दमन और दीव संघ शासित प्रदेश हैं। जल्दी ही एक समस्या और उठ खड़ी हुई। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के नेतृत्व में एक तबके ने मांग रखी कि गोवा को महाराष्ट्र में मिला दिया जाए, क्योंकि यह मराठी भाषी क्षेत्र है। बहरहाल बहुत से गोवावासी गोवानी पहचान और संस्कृति की स्वतंत्र अहमियत बनाए रखना चाहते थे। कोंकणी भाषा के लिए भी इनके मन में आग्रह था। इस तबके का नेतृत्व यूनाइटेड गोवन पार्टी यूजीपी ने किया और 1967 के जनवरी में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण भी कराया। विद्यार्थियों, इसमें गोवा के लोगों से पूछा गया कि आप लोग महाराष्ट्र में शामिल होना चाहते हैं अथवा अलग बने रहना चाहते हैं। इस मसले पर सरकार ने जनता की इच्छा को जानने के लिए जनमत संग्रह जैसी प्रक्रिया अपनाई और अधिकतर लोगों ने महाराष्ट्र से अलग रहने के पक्ष में मत डाला। इस तरह गोवा संघ शासित प्रदेश बना। अंततः 1987 में गोवा भारत संघ का एक राज्य बन गया। तो इस प्रकार से गोवा और सिक्किम भी जो है हमारे संघ शासित क्षेत्र के अंतर्गत एक राज्य का रूप उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो विद्यार्थियों, अभी आते हैं हमारे पास अभ्यास के कुछ प्रश्न, जिनमें से हम आज पढ़ेंगे। निम्नलिखित में मेल कीजिए। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की प्रकृति इसमें बताया गया है। सामाजिक धार्मिक पहचान के आधार पर किस राज्य का निर्माण हुआ, तो आप बताइए। इसमें तीसरा आएगा पंजाब। भाषाई पहचान और केंद्र के साथ तनाव, इसके अंतर्गत आएगा तमिलनाडु। आदिवासी पहचान के क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप राज्य का निर्माण हुआ, नागालैंड का। आदिवासी पहचान के आधार पर अलगाववादी मांग, झारखंड, छत्तीसगढ़। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आता है, पूर्वोत्तर के लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति कई रूपों में होती है। भारी लोगों के खिलाफ आंदोलन, ज्यादा स्वायत्तता की मांग के आंदोलन और अलग देश बनाने की मांग करना, ऐसी ही कुछ अभिव्यक्तियां हैं। पूर्वोत्तर के मानचित्र पर इन तीनों के लिए अलग अलग रंग आपको भरने हैं और दिखाना है कि किन राज्यों में कौन सी प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, पंजाब समझौते के मुख्य प्रावधान क्या थे? क्या ये प्रावधान पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच तनाव बढ़ाने के कारण बन सके? आपको तर्क सहित उत्तर देना गया है। तर्क सहित उत्तर आपको इसमें देना है। तो इसमें आपको पंजाब समझौते के प्रमुख प्रावधानों को इसके अंतर्गत लिखना है और प्रावधान में पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच में जो तनाव पैदा हुए उनको भी इसमें आपको रेखांकित करना है। जैसे सीमा विवाद भी था, लंबित मुकदमों का फैसला था, अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून था, इन सभी को आपको बताना है। इसी प्रकार से आगे प्रश्न, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे? तो आपको इसमें बताना है कि विवादास्पद होने का प्रमुख कारण था कि इस प्रस्ताव में पंजाबी सूबे के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग की गई थी, जो कि परोक्ष रूप से एक अलग सिख राष्ट्र की मांग को बढ़ावा देती है। इसी प्रकार से जम्मू कश्मीर की अंदरूनी विभिन्नताओं की व्याख्या करनी है। बताना है कि इन विभिन्नताओं के कारण इस राज्य में किस तरह की अनेक क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने सिर उठाया। तो इसके बाद से आप जैसे इसमें लद्दाख में ये पर्वतीय क्षेत्र है, बौद्ध मुस्लिम की आबादी यहाँ पे है, विभिन्नताओं के कारण यहाँ पर कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं पैदा हुई। यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत जम्मू कश्मीर एक स्वायत्तता की मांग करते रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे महत्वपूर्ण दल बना यहाँ पे और इसके अतिरिक्त कुछ उग्रवादी संगठन भी यहाँ पे धर्म के नाम पर जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। तो इसी प्रकार की आपको इसमें बातें बतानी है। फिर आती है कश्मीर की क्षेत्रीय स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष क्या हैं और इसमें कौन सा पक्ष आपको समुचित जान पड़ता है, उसके उत्तर में आपको इसके पक्ष में आपको उत्तर देना है। तो स्वायत्तता के मसले पर विभिन्न पक्ष, जैसे कि हमने धारा 370 पढ़ा लेकिन अभी समाप्त कर दिया गया है। और दूसरा पक्ष ये था कि राज्य को और अधिक स्वायत्तता देने का मामला था इसके अंतर्गत। तो इन सभी को आपको इसके अंतर्गत 370 को समाप्त करने के पक्ष में उनका तर्क है कि इस धारा के कारण राज्य भारत के साथ पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि अब 370 बिल्कुल खत्म हो चुका है। असम आंदोलन, नेक्स्ट प्रश्न आता है, असम आंदोलन सांस्कृतिक अभियान और आर्थिक पिछड़ेपन की मिलीजुली अभिव्यक्ति था। आपको व्याख्या करनी है। इसमें जैसे भारत का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो 7 राज्यों से मिलकर बना है, जैसे 7 बहनें कहा गया, जैसे इसमें जातियां पिछड़ी हुई थी, संचार के साधन की भी कमी थी, यातायात के साधनों की भी कमी थी। और असम पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ पे अलग अलग धर्मों भाषाई लोग रहते थे।
अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक अभियान या आर्थिक पिछड़ापन यहाँ रहता। तो इस सभी चीजों के बारे में आपको इसके अंतर्गत बताना है। हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय में उदाहरण देकर आपको तथ्य को स्पष्ट करना है कि 1980 के दशक में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और संघर्ष बढ़ने लगे थे। तो इसमें आपको बताना है कि अलगाववादी जो आंदोलन है, क्षेत्रीय आंदोलन, वो धीरे धीरे अब किस प्रकार से अलगाववाद के लिए बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इनके बारे में आपको स्पष्ट जानकारी देनी है। क्षेत्रीय आंदोलन के भारत से अलग नहीं होना चाहते, बल्कि उनके लिए एक अलग राज्य की मांग करना चाहते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन की, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों द्वारा चलाया गया आंदोलन, तेलंगाना प्रजा समिति द्वारा चलाया गया आंदोलन। इसी प्रकार से नवा प्रश्न आता है, भारत के विभिन्न मांगों से उठने वाली क्षेत्रीय मांगों में से विविधता में एकता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति आपको करनी है। तो इसमें आपको विभिन्नता में एकता की बात करते हुए बताना है कि भारत की विभिन्न जातियों और किस प्रकार से विभिन्न जातियों और विभिन्न संस्कृति का सम्मिश्रण यहाँ पर है, बना हुआ है। यहाँ किस प्रकार से सहयोग और पारस्परिक भाईचारा और अनेकता में एकता की बात यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग विश्वास यहाँ है, अलग अलग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक हैं हम, धर्मनिरपेक्ष हैं। सहयोग, कर्म, उदारता, करुणा, सत्यता, दृढ़ आस्था सभी के अंतर्गत विद्यमान है। ये अवतरण है दिया गया है विद्यार्थियों नीचे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनको आपको उत्तर देना है। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्षेत्रीय आकांक्षाओं का आपको यह वीडियोस आपको बहुत पसंद भी आए होंगे और समझ भी आए होंगे, मैं उम्मीद करती हूँ। लेकिन किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे निश्चित रूप से आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।